हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी ज्ञान बाय रुचिका। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिसी का टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में हर बार ये आता ही आता है। ठीक है, तो 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं तो जो इसको क्या करते हैं वो साइड में करते हैं। बट लेकिन आपको इसको साइड में नहीं करना है, आपको इसको जरूर करके जाना है। एग्जाम में जिसका क्वेश्चन आता है बहुत ईजी होता है। अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप एग्जाम में क्वेश्चन का कंफर्म करके ही आएंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत इजी से इजी लैंग्वेज में मैंने हर कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। तो आपको मेरे को श्योर है कि आप ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये एग्जाम में जरूर करके आना। इस टॉपिक को मत छोड़ो और इसको जरूर करो। तो एक बार ये वीडियो कंप्लीट जरूर देख। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिसी का टॉपिक। क्या होता है पॉलिसी? पॉलिसीज क्या होते हैं? एरर होता है, कुछ ट्रिक्स होते हैं रीजनिंग में। वी कॉल अ पॉलिसी एन एरर ऑफ रीजनिंग अकर इंसिडेंटली। ये क्या होता है कि अपने आप ही हैपन हो जाती हैं, घटित होती हैं। वो कैसे हो जाती है? कभी हम कोई स्टेटमेंट मीन्स अगर कोई पर्सन कुछ कहना चाहता है तो दूसरा पर्सन उसको गलत समझता है। मतलब जो वो कहना चाह रहा है, जिस फॉर्म में कहना चाह रहा है, वो बात क्या होती है कि उस तक उस फॉर्म में नहीं पहुंचती। तो क्या अराइज हो जाती है? फालिसी अराइज हो जाती है। वो इंसिडेंटली होती है कि जो कहने वाला पर्सन है उसकी इंटेंशन नहीं होती है, और जो रिसीव करता है उसको बात को, तो वो क्या करता है, उस बात को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाता। तो इसके बीच में क्या आ जाती है? पॉलिसी आ जाती है। पॉलिसी कितने टाइप की होती है? पॉलिसी टू टाइप्स की होती है, एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। ओके, तो फॉर्मल पॉलिसीज क्या होती हैं और इनफॉर्मल पॉलिसीज क्या होती हैं, सब हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे फॉर्मल पॉलिसीज क्या होती हैं। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। एट द सेम टाइम पॉलिसीज रीजनिंग कैन डैमेज द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी को क्या कर देती है? खत्म कर देती है वो। राइटर हो या स्पीकर हो या फिर किसी ने कुछ लिखा हो या फिर कुछ बोल के कोई बात अपनी बताई हो, वो क्या हो जाएगा? उसकी उस बात की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। जो वो कहना चाहता है उसको क्या कर दिया जाता है? मिसलीड कर दिया जाता है। मीन्स उसको उसको इंटरप्ट कर दिया जाता है, उसको डिस्टोर्ट कर दिया जाता है। मतलब उसके जो वर्ड्स है उनको खत्म कर दिया जाता है। जो एक्चुअल में वो बात कहना चाह रहा है वो समझने वाला उसे गलत समझता है। ओके, तो फॉर्मल एंड फॉर्मल पॉलिसी अकर होती है। फॉर्मल पॉलिसीज में क्या होता है? फॉर्मल पॉलिसी जब अराइज होती है जब स्टेटमेंट की जो फॉर्म दी हुई है या कोई स्ट्रक्चर है उस फॉर्म का, फॉर्म या स्ट्रक्चर स्टेटमेंट का, वो एक्चुअल में सही नहीं होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? पॉलिसी अराइज होती है। इनफॉर्मल पॉलिसी क्या होती है? इनफॉर्मल पॉलिसीज क्या होती है कि जो प्रीमाइसेस होती हैं करेक्ट नहीं होती, इररिलेवेंट होती है। ठीक है, उनकी रेलेवेंसी नहीं होती है, एक्चुअल में वो रियल लाइफ में ट्रू नहीं होती है। तो उसके लिए क्या होता है? इनफॉर्मल पॉलिसी अराइज हो जाती है। तो पहले हम करते हैं फॉर्मल पॉलिसी। फॉर्मल पॉलिसीज में क्या होता है? फॉर्मल पॉलिसीज में देखिए, फॉर एग्जाम्पल करके समझाते हैं हम आप। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमाइसेस दो। देखो, आर्गुमेंट में जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है किसी भी आर्गुमेंट की, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है? पीपीसी आता है हमारा। ठीक है, पीपीसी। पीपीसी क्या होता है हमारा? पी वन प्रीमाइज फर्स्ट, प्रीमाइज टू, एंड देन उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रीमाइसिस क्या कहते हैं, सेकंड क्या कहते हैं और कंक्लूजन क्या कहता है। तो हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये हमारा स्ट्रक्चर है कई बार इसमें ही फॉल्ट होता है। ठीक है, वो कैसे होता है देखो। अभी देखो, फर्स्ट प्रीमाइज दी हुई है, सेकंड दी हुई, कंक्लूजन दिया हुआ है। तीनों प्रीमाइज, दोनों प्रीमाइज दी हुई है, कंक्लूजन भी हमें दिया हुआ है। बट इसमें क्या है? पॉलिसी राइज हो गई। वो कैसे हुई ये देखो। अब हम इसको कैसे करेंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे इसके लिए हम। वेन डायग्राम बनाइए। ऑल ब्लैक बियर्स आर ओमनीवोरस। ब्लैक बियर्स, ऑल, ये आ गए हमारे सभी ब्लैक बियर। ठीक है, ओमनीवोरस होते हैं ये जितने भी ब्लैक है, तो ओमनीवोरस इसको अंदर रखते हैं हम। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? ऑल रैकॉन्स आर ओमनीवोरस। तो जितने भी रैकॉन्स हैं ओमनीवोरस हैं, तो ऑल रैकॉन्स यहाँ बना। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि ऑल रैकॉन्स आर ब्लैक बियर्स। क्या रैकॉन ब्लैक बियर्स हैं? देखो, ये ब्लैक बियर्स थे हमारे, ब्लैक बियर्स ये थे। और जो ये आउटर, ये हमारा क्या बना था? ओमनीवोरस बना था। और ये क्या था हमारा? ऑल रैकॉन। ठीक है, तो अब ये देखिए, ऑल रैकॉन्स आर, ये दोनों देखो कितना इनके बीच में गैप है। तो ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते।
तो इसके लिए क्या अराइज होगी, पॉलिसी अराइज होगी, इसे हम बोलते हैं फॉर्मल पॉलिसी। जब उसके स्ट्रक्चर में, उसकी फॉर्म में कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन हो, कोई मिस्टेक हो, जिसकी वजह से हम कंक्लूजन पर अच्छे से नहीं पहुंच पाते, उसको बोलते हैं हम फॉर्मल पॉलिसी। देखिए एक एग्जांपल और दिया हुआ है हमें, इसका भी वेन डायग्राम, वो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। और ये देखिए, ऑल अरब्स आर मुस्लिम, ये बना दिया मैंने अरब्स। ये क्या होते हैं, सभी मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम का क्या है, ये एक पार्ट है, ठीक है। ऑल ईरान आर अरब्स, ऑल ईरान, ईरानियंस कौन से होंगे, अरब के अंदर आएंगे, तो ये जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है, यही आएंगे, ये आगे। तो क्या ये इसका पार्ट है, एक मिनट रुकिए, ये इसके अंदर नहीं आएंगे, मैंने तो कंक्लूजन का ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमने प्रीमाइस को करना है ना पहले कंप्लीट। ऑल ईरान आर मुस्लिम्स, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी वही सेम बात है, तो ऑल एरियंस जितने भी हैं अरब्स होंगे, इसमें बीच में भी क्या आ गया, गैप आ गया, तो इसलिए हम कह नहीं सकते डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि क्या ये दोनों एक होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम फॉर्मल पॉलिसीज। फॉर्मल पॉलिसीज के लिए देखिए, स्लोज हमने पढ़ा था, ठीक है, स्लोज हमने पढ़ा था, उसमें क्या है, जो इसके रूल्स होते हैं, थ्री हमने टर्म्स पढ़ी हैं, हमने पीपीसी, देखिए हमने पीपीसी के बारे में पढ़ा है, इसमें टर्म्स यूज जो होती हैं उसके बारे में हमने तब पढ़ा था, ठीक है। अब मैं ये सारा फिर से आपको इसमें बताने वाली हूँ कंप्लीट डिटेल में, मैं लास्ट अपनी वीडियो में इसके बारे में बता चुकी हूँ, तो ना देखी हो तो आप, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो कैटेगोरिकल क्लॉज ऑलवेज हैव थ्री टर्म्स, इसमें क्या होती है, ऑलवेज थ्री टर्म्स होती हैं, ठीक है, मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। ये देखिए प्रीमाइसेस हमें दे रखी हैं, तो अब इसमें कहते हैं कि थ्री टर्म्स होती हैं इसके अंदर। अब ये देखिए, वेपन्स आर डेंजरस, नाइफ्स आर वेपन्स, तो नाइफ्स आर डेंजरस, इसमें टर्म्स कितनी हुई, टर्म्स देखिए, वेपन, डेंजरस, नाइफ, वेपन, ये रिपीट हो रहा है, यानी कितनी है, थ्री टर्म्स, ठीक है। एक थ्री टर्म्स होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो क्या होता है, फॉलिसी अराइज होगी, ओके। तो थ्री टर्म्स हैं इसमें, यानी कि ये क्या है, एक ये वैलिड है, ये क्या है, वैलिड स्टेटमेंट है। अगर ये देखिए फोर टर्म्स आ जाती है अगर इसके अंदर, मेजर प्रीमाइज देखिए, वेपन्स आर डेंजरस, वेपन क्या है, डेंजरस है, बलून्स आर राउंड, सो बलून्स आर डेंजरस, तो इसमें कितनी टर्म्स हुई, वेपन्स, डेंजरस, बलून एंड राउंड, फोर टर्म्स हुई, कितनी हुई, फोर टर्म्स। तो अगर फोर टर्म्स हुई तो इसका मतलब ये क्या है, ये इनवैलिड है, क्योंकि अगर टर्म्स थ्री से ज्यादा होंगी तो हम एक बेटर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई कनेक्टिविटी उनके बीच में होनी चाहिए, अगर कनेक्टिविटी ही नहीं होगी तो हम कंक्लूजन तक पहुंच नहीं सकते। देखिए वेपन्स आर डेंजरस है, बलून्स आर राउंड है, तो हम कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे, हम किसको कनेक्ट किसके साथ करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फोर्थ टर्म आ जाएगी तो हम कोई भी इनके बीच में कनेक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते, कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, फॉर्मल पॉलिसी इसमें क्रिएट हो गई, तो फॉर्मल पॉलिसी कौन सी, फोर्थ टर्म की इसमें पॉलिसी क्रिएट हो गई है। देखिए इसमें मैंने लिखा भी है, नोटिस दैट देयर आर फोर टर्म्स, वेपन, डेंजरस, बलून एंड राउंड, द टू प्रीमाइसेस डोंट कनेक्ट बलून विद डेंजरस, सो रीजनिंग इज इनवैलिड, क्या है, रीजनिंग इनवैलिड हो जाएगी। The two premises are not enough to connect four different terms. Since in order to establish connection, there must be one term common to both premises. यानी कि दो टर्म्स, एटलीस्ट वन टर्म्स में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी जरूरी है, जिससे हम क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करेंगे, ओके। तो हमारा फर्स्ट, हमारी फॉर्मल पॉलिसी में क्या आया, फोर टर्म की पॉलिसी आई, कि हमारे पास टर्म्स कितनी होनी चाहिए, थ्री टर्म्स होनी चाहिए। इज इट क्लियर, ओके नेक्स्ट। सेकेंड रूल क्या कहता है स्लोज का, द मिडल टर्म कैन नॉट अपीयर इन द कंक्लूजन, ठीक है। मिडल टर्म क्या होती है कि कंक्लूजन के अंदर अपीयर नहीं हो सकती, फॉर एग्जाम्पल ए इज ऑल ए आर बी
ऑल बी आर सी, तो कंक्लूजन क्या रहेगा हमारा? ऑल ए आर सी। क्लियर? देखिए जो बी है वो क्या है? हमारी मिडल टर्म है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैंसलिंग टर्म भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये कैंसिल हो जाती है तो ये कंक्लूजन में नहीं आती। कंक्लूजन में कौन कौन सी टर्म आती है? एक आता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है और एक होता है हमारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हमारी कौन सा होता है? माइनर टर्म होता है ये। और प्रेडिकेट क्या होता है? मेजर टर्म। मेजर टर्म। ओके, तो मिडल टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं आती। अगर वो कंक्लूजन में आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे उसे? इलिसिट, इलिसिट ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म की पॉलिसी, इलिसिट ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म की क्या हो गई? पॉलिसी अराइज हो गई इसमें। ठीक है, अगर मिडल टर्म कैंसल नहीं होती और कंक्लूजन में आ जाती तो उसको हम बोलते इलिसिट ऑफ मिडल टर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सो क्या हुआ? ऑल बी आर सी। तो बी जो मिडल टर्म है वो कभी भी कंक्लूजन में नहीं आ सकती। ओके, वो हमेशा कैंसिल होती है, कैंसलिंग टर्म होती है वो हमेशा। ठीक है, तो अगर वो आ जाते तो हम बोलेंगे इलिसिट ऑफ मिडल टर्म। क्लियर? नेक्स्ट, अगर इफ ए टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन, अगर कोई भी टर्म कंक्लूजन में क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइस। देखिए अब इसका मीनिंग बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है हमारा? जब भी कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? या तो उसके आगे ऑल, ऑल क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड में होती है। नो, नो वाली भी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर ऑल सब्जेक्ट के साथ लगा हो, सब्जेक्ट के साथ लगा हो तो क्या होगा? सिर्फ जो सब्जेक्ट होगा वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अगर नो, किसी सेंटेंस के आगे नो लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों ही क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। नो के केस में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऑल के केस में जिसके आगे ऑल होता है तो वही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर वो प्रेडिकेट हो। ओके, तो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि अगर किसी भी प्रीमाइस में ऑल का यूज किया गया हो तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या है? हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑल जिसके आगे लगाओ वही डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नो अगर स्टार्टिंग में लगा तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अगर नो बाद में प्रेडिकेट के साथ हो तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ओके, तो देखेंगे एग्जाम्पल के। All dogs are mammals. All dogs are mammals. No cats are dogs. Therefore, no cats are mammals. क्या कहा? No cats are mammal. इसमें ये देखिए, कंक्लूजन में देखिए, नो कैट, नो कैट कहाँ पे है हमारा? नो कैट हमारा, नो कैट, कैट्स के आगे यानी कि सब्जेक्ट के आगे क्या लगा हुआ है हमारा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्या हमारा सब्जेक्ट ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट है? यस, ऊपर भी क्या है हमारा? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या हुआ? अगर ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है नीचे भी तो क्या होगा? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता, यहाँ पर अगर ये आ जाता कैट्स आर मैमल, तो हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फिर पॉलिसी क्रिएट किसकी होगी? इलिसिट, इसकी होगी माइनर टर्म की। क्योंकि माइनर टर्म हमारा कौन सा होता है? सब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? माइनर टर्म। और प्रेडिकेट हमारा क्या होती है? मेजर टर्म। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है? माइनर टर्म
माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये देखिए, ऑल कैट्स आर फेलाइंस, ऑल कैट्स आर मैमल्स, देयरफॉर ऑल मैमल्स आर फेनाइन। तो इसमें देखिए मैमल्स जो हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैमल्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, ऊपर भी मैमल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? देखिए नो, क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैमल्स क्या है ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों नहीं है? ऊपर ये देखिए कि ऑल कैट्स, ठीक है, ऑल कैट्स, ऑल स्टार्टिंग में लगा हुआ है, ठीक है, ना तो यहाँ पर इसके साथ है और ना ही इसके साथ है। इनके साथ क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ना ऊपर है ये नीचे भी नहीं है। और ऑल किसके साथ है, मैमल्स के साथ है। तो मैमल्स के साथ है तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ऑल किस इसके साथ यहाँ पर है कंक्लूजन के अंदर। ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो अगर ऊपर प्रीमाइस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये इलिसिट है। इलिसिट, इलिसिट कौन सी हुई है, माइनर टर्म की, माइनर टर्म। माइनर टर्म क्या है, इलिसिट माइनर टर्म हो जाएगा इसमें। अगर उसमें क्या था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलिसिट माइनर टर्म। इसी तरह सेम केस हो सकता है मेजर टर्म के साथ। मेजर टर्म में भी हम यही चीज देखेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर प्राइमाइस में हो रहा है तो कंक्लूजन में भी होगा, अगर कंक्लूजन में नहीं है तो फिर ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। इज इट क्लियर? देखिए अब ये तो था हमारा माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और इलिसिट माइनर टर्म अगर वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, अगर एक साथ माइनर की भी मेजर की भी एक साथ भी अराइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। सम बी आर सी, ठीक है, कुछ बी क्या है, वो सी है। और कंक्लूजन ड्रॉ किया, नो ए, नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी। मैंने क्या बताया था, नो अगर है उसके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट भी प्रेडिकेट भी, दोनों क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो क्या ऊपर क्वेश्चन में देखिए, क्या वो दोनों ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सम ए आर बी, सम बी आर सी। ना यहाँ पर ओल है ना यहाँ पर नो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों पॉलिसी अराइज हो गई। इलिसिट माइनर और मेजर टर्म पॉलिसी, ठीक है। अब एक चीज और देखो आप इसमें, बी क्या है इसमें, मिडल टर्म है, और सी क्या था इसमें, प्रेडिकेट था, ठीक है। तो अब जो बी मिडल टर्म है, मिडल टर्म क्या होनी चाहिए थी, कैंसल होनी चाहिए थी, जबकि इसमें कैंसल नहीं की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिडल टर्म है उसकी भी पॉलिसीज के अंदर आ गई। तो ये एक साथ भी अराइज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस। मिडल टर्म क्या होनी चाहिए, वो एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड जरूर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, all students carry backpacks, my grandfather carry a backpack, ठीक है। तो therefore क्या हुआ कि my grandfather is a student, ओके। तो इसमें क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो मिडल टर्म है कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मिडल टर्म क्या होते हैं, कैंसलिंग टर्म होती है। देखो कैंसलिंग टर्म हमारी क्या है, बैकपैक। बैकपैक ना तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना यहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इनवैलिड आर्गुमेंट, इनवैलिड आर्गुमेंट, ठीक है। तो जो ये फॉर्मल पॉलिसी के ये पार्ट हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 टर्म की पॉलिसी होती है, इलिसिट मेजर टर्म, इलिसिट माइनर टर्म, इलिसिट मिडल टर्म, ठीक है। आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको सारे कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, नो कंक्लूजन कैन फॉलो फ्रॉम टू नेगेटिव प्रेमाइसेस, ठीक है।
अगर आपकी दोनों प्रीमाइसेस क्या हो, नेगेटिव हो, तो आप उसका कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, नो फिश आर डॉग्स, नो डॉग्स कैन फ्लाई। इसमें क्या है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो देयरफॉर क्या आएगा, ऑल फिश कैन फ्लाई। तो इसका हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जब दोनों नेगेटिव होती हैं तब उनका क्या होता है, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होता। इस लॉज विद टू नेगेटिव प्रीमाइस कमिट द रिलेटेड फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। इसको फैलेसी किसकी बोली जाती है, फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस की फैलेसी ये अराइज हो जाती है। क्लियर? इफ टू प्रीमाइस आर अफर्मेटिव, कंक्लूजन मस्ट अफर्मेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑल ए आर बी, ये पॉजिटिव है, ऑल बी आर सी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा आपका, ऑल ए आर सी। ठीक है, तो यानी कि अगर ये अफर्मेटिव में होता है पॉजिटिव, दोनों क्या है हमारी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कंक्लूजन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? इफ आइदर प्रीमाइस इज नेगेटिव, द कंक्लूजन मस्ट ऑल्सो बी नेगेटिव। अगर आपका प्रीमाइस नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, आइदर प्रीमाइस कोई भी एक, तो कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव आपका आएगा। ठीक है, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी। ओके, तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव आएगा, तो ऑल ए आर नॉट सी। नॉट हो या नो हो एक ही बात होती है, नेगेटिव टर्म होगी दोनों। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा। अगर हम ये कहें कि ऑल ए आर सी, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी पॉलिसी अराइज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ऑल ए आर नॉट सी। इज इट क्लियर? ये था हमारा फॉर्मल पॉलिसी का टॉपिक। फॉर्मल पॉलिसी में आपने ये 7 रूल्स लर्न रखने हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, 3 टर्म्स होनी चाहिए। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, मेजर टर्म का, माइनर टर्म का। ठीक है, अगर वो प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी ही होगी। मिडल टर्म एटलीस्ट एक बार तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ही होगी। ठीक है, कंक्लूजन में तो वो आती ही नहीं है। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ बात हमने आपको क्या बताई कि कंक्लूजन कभी भी ड्रॉ नहीं हो सकता अगर दोनों प्रीमाइस नेगेटिव हो। अगर एक प्रीमाइस नेगेटिव होगी तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, और अगर दोनों पॉजिटिव होगी तो कंक्लूजन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। माइनस दोनों हो तो नो कंक्लूजन, दोनों अगर पॉजिटिव होंगी तो ये भी पॉजिटिव होता है। माइनस प्लस होता है तो क्या करते हैं हम हमेशा, माइनस प्लस में माइनस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप। चलिए, अब हम चलते हैं इनफॉर्मल पॉलिसी की तरफ। ये तो था स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, स्ट्रक्चर में, फॉर्म में, जो हमारा पीपीसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तब होते हैं हमारे फॉर्मल पॉलिसी अराइज। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल पॉलिसी के बारे में। इनफॉर्मल पॉलिसी क्या होती है कि जो प्रीमाइस दी हुई है वही सही नहीं होती है। ठीक है, प्रीमाइसेस सही नहीं है। उसमें देखिए फर्स्ट आता है हमारा एड होमिनम पॉलिसी। एड होमिनम पॉलिसी, एड होमिनम पॉलिसी कौन सी होती है, इज अ ग्रुप ऑफ आर्गुमेंटेशन स्ट्रेटजीज दैट फोकस ऑन द पर्सन making an argument rather than their viewpoint. This involves an attack on any aspect of the opponent personality, like their intelligence, reputation, and group affiliation. Attack can be subtle, such as casting doubt on a person के character पर, ओवर पर, इंसल्टिंग समवन, पर्सनली उसको अटैक करना उसके करेक्टर को लेकर, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी को लेकर, एड होमिनेम पॉलिसी में आता है, उसके ऊपर हमें अटैक करना है। ठीक है, पर्सनली, देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए ये पर्सन क्या कह रहा है, आई विल लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाय 2.5। क्या कहना चाह रहा है कि मैं रोजगार को, जो बेरोजगारी है उस रेट को कम करना चाह रहा हूँ।
ठीक है, कम कर दूंगा 2.4%। तो बट ये क्या कह रहा है, डोंट लिसन, इसको मत सुनो। ही चीटेड, उसने पहले ही अपने 3 पार्टनर को चीट कर रखा है, इसके ऊपर ट्रस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बट वो बात तो सही कह रहा था ना 2.4, लेकिन उसने उसके ऊपर पर्सनली अटैक किया कि वो क्या है, वो एक चीटर है, वो नहीं करेगा ऐसा कुछ। ठीक है, और देखिए फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें हम, अगर आप फेयर एंड लवली की एड देखते हो, ठीक है, फेयर एंड लवली, अगर उसकी एड, अगर कोई ऐसी लड़की करे जो क्या होगी, थोड़ी सी सांवली हो, ठीक है, उसकी एड अगर वो ऐड करके कह रहे कि इससे निखार आ जाएगा या आपकी स्किन ग्लो करेगी, तो क्या होगा, दूसरे क्या कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसको ही देखो। ठीक है ना, कभी भी आप ये देखना कि कभी हम ऐड करने के लिए किसको लेते हैं, ठीक है, जिसको जो ऑलरेडी बहुत फेयर कलर होगा उस, तो ऐसे प्रोडक्ट की ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही उसके सामने ऐसे अपीयरेंस को, ऐसे पर्सन को खड़ा करेंगे जो खुद ही बहुत ज्यादा सुंदर, ठीक है, तो वाइट उसका होगा फेस, मतलब ग्लोइंग होगा। ओके, समझे आप? तो ये इसमें आता है एड होमिनम फालिसी में, कि हम उसके पर्सनली उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बॉडी फिटनेस के ऊपर अगर कोई भी एड बनती है तो हम क्या देखते हैं उसमें, कि जिसकी ऑलरेडी फिटेड बॉडी होगी तो वही ऐड कर रहा होगा उसकी, कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी अपनी बॉडी फिट करनी है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, आपको ऐसे करना चाहिए। तो हम तभी उसकी पर्सनैलिटी को देखकर ही हम उसको जज करते हैं कि हाँ भाई एक्चुअली में ये सही कह रहा होगा। अगर वो एक फैटी पर्सन हमारे सामने खड़ा कर दे, ठीक है, अगर वो ये बातें कहें कि आपको जंक फूड नहीं खाना, आपको हेल्दी फूड खाना है, तो आप कितना उस पे यकीन करेंगे? आप कहेंगे पहले खुद का तो देख, फिर हमसे बात करना। ठीक है, तो एड होमिनम फैलेसी में क्या होगा कि हम उसके पर्सनली उसके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, उसके अपीयरेंस को लेके पर्सनली, ठीक है, उसका करेक्ट को लेके इस पर अटैक किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्लिपरी स्लोप पॉलिसी। स्लिपरी स्लोप, देखिए नाम से ये कि स्लिप हो जाना। स्लिपरी स्लोप में क्या होता है कि स्लिप हो जाना, कैसे स्लिप हो जाना, कि एक मिस्टेक के बाद वो उसको आपको स्लिप करके बिल्कुल लास्ट तक ले आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। स्लिपरी स्लोप पॉलिसी एक ऐसा आर्गुमेंट है दैट क्लेम एन इनिशियल इवेंट, एक इवेंट हैपन होता है उसके बाद का सारा जो एक्शन है ना वो अपने आप ले लिया जाता है। ठीक है, एक एक्शन होते ही उस पर सारा एक्शन अपने आप उसको माइंड में कवर कर लेंगे कि भाई इसके बाद क्या क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, देखिए टूथपेस्ट की जैसे एड आ रही है, ठीक है, टूथपेस्ट की एड, भाई आप इस टूथपेस्ट को खरीदिए। मैं आपको एडवर्टीजमेंट के एग्जांपल देके बता रही हूँ। स्लीपरी स्लोप में क्या है, आप एक टूथपेस्ट को, इस टूथपेस्ट को खरीद लीजिए। अगर आपने इसको नहीं खरीदा तो आपके टीथ क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इनमें स्मेल हो जाएगी, येलो कलर के टीथ हो जाएंगे, कैविटी से भर जाएंगे, आप अपने दांतों को भी खो देंगे। यानी कि एक बात क्या थी कि उनके टूथपेस्ट को परचेज किया जाए। अगर आप उनके परचेज नहीं करेंगे तो आपको क्या कहा कि वन मिस्टेक हो गई कि परचेज नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या किया, उस स्लोप को डाउनवर्ड कर दिया। ठीक है, स्लीपरी स्लोप में क्या किया, उसको डाउनवर्ड कर दिया, ऊपर से आपको नीचे तक ले आए कि आपके दांत ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो बाय नहीं किया तो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्लीपरी स्लोप, कि एक बात से लास्ट तक उसको नीचे तक लेके आना, उसे बोलते हैं हम स्लीपरी स्लोप। नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट। स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट क्या होता है, एक इज अ डिस्टोर्टेड वर्जन ऑफ अनदर पर्सन आर्गुमेंट that can easily be refuted. For example, when a teacher proposes that class spend more time on maths exercise, if parents complain that teacher does not care about reading and writing. ठीक है, स्ट्रॉमैन में क्या किया जाता है आर्ग्यूमेंट में, एक्चुअली जो वो पर्सन कहना चाह रहा है उसकी एक्चुअल पोजीशन को इग्नोर कर दिया जाता है। ओके, वो एक्चुअली वो जो बात कहना चाह रहा है उसको वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कि वो जो कह रहा है उस बात को मिस रिप्रेजेंट करके अपने माइंड में उसको क्या कर सेटल कर लेते हैं। जैसे क्या करते हैं वो, रियल जो उसने बात कही उसको क्या किया, इग्नोर किया, फिर उसने क्या किया, प्रिटेंड आर्गुमेंट, उसने अपनी तरफ से उस आर्गुमेंट को क्रिएट किया। लेकिन क्या करना है, हमें उस प्रिटेंड आर्गुमेंट को हराना चाहिए और जो रियल आर्गुमेंट जिताना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलिसी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल,
देखो, अब एक मैथ्स टीचर है, उसने क्या बात कही, मैथ्स टीचर है या फिर उनकी क्लास में कोई टीचर है, उसने कहा कि बच्चों को थोड़ा टाइम ज्यादा मैथ्स में देना चाहिए। उसकी इंटेंशन क्या थी कि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें बच्चे थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चंस को करें, प्रैक्टिकली जितना वो अपने हाथ से करेंगे उनकी क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगी, माइंड उसका क्या होगा, थोड़ा सा शार्पली चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा मैथ के क्वेश्चंस को कर करके। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स ने इस बात को गलत वे में क्या लिया कि वो रीडिंग में और राइटिंग पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, बच्चों की हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ना भी अच्छे से आना चाहिए, वो मैथ्स मैथ्स से थोड़ी ना एग्जाम क्लियर हो जाएंगे सारे। तो उन्होंने क्या लिया, उनकी उसकी इंटेंशन को उसने गलत वे में ले लिया। उनका तो इंटेंशन ये था कि बच्चों को मैथ्स प्रैक्टिस और ज्यादा करवानी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। ये एक्चुअल पोजीशन को तो हमने खत्म कर दिया और उन्होंने क्या कर दिया, आर्गुमेंट से टेंट करके क्रिएट कर लिया खुद से। ठीक है, एक और एग्जांपल है जैसे कि अब प्रिंसिपल ने एक बात कही कि जो लंच का जो बजट है उसको एग्जामाइन किया जाएगा कि हमारा लंच का बजट है ना बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें से हमें वेस्टेज को कम करना होगा ताकि हमारा बजट में भी लंच आ जाए। ठीक है, तो इस बात पर एक पर्सन ने क्या बात बोली कि ये तो ये चाह रहा है कि बच्चे भूखे रहें, कि जितना उनकी कैपेसिटी है उतना तो बच्चे खाएंगे, उसको कम करना चाह रहा है। उसकी इंटेंशन क्या थी कि वेस्टेज को कम करना है, खाना बन रहा है वेस्ट हो रहा है तो वो उस वेस्टेज को कम करके जितना जरूरत है उतना बनाया जाए। तो इसमें क्या किया, एक्चुअल आर्गुमेंट क्या था, एक्चुअली में वो क्या चाह रहा था कि बजट को कंट्रोल करना चाह रहा था बाय वेस्टेज को कम करके। ठीक है, और उस पर्सन ने क्या किया कि ये तो बच्चों को भूखा मारना चाह रहे हैं, उन्हें अपने आप ही प्रिटेंड किया एक अलग से आर्गुमेंट। ठीक है, तो उस आर्गुमेंट को मिस रिप्रेजेंट होने की वजह से क्या हो जाता है, जो रियल उसका आर्गुमेंट होता है उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इससे फॉलिसी अराइज होती है स्ट्रॉमैन फॉलिसी। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने देखिए एग्जाम्पल पिक्चराइज करके ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो थोड़ी सी मैंने मेहनत भी की है इसमें ज्यादा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उससे थोड़ा मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और बेटर वे में आपके लिए बढ़िया बढ़िया और वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अपील टू इग्नोरेंस पॉलिसी। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिसी जो कब अराइज होती है, इग्नोरेंस की वजह से, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए कि स्कूलिंग जो होम स्कूलिंग होती है, हम कहते हैं कि होम स्कूलिंग बढ़िया होती है। ठीक है, अब हम ये कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो हम इसीलिए मानते हैं कि ये सही बात है। ठीक है, कि घर पे जो एक मदर अपने बच्चों को पढ़ाती है वो बेस्ट होती है टीचिंग। ठीक है, वो टीचिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्या आपने एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके देखा है या उसके ऊपर कोई रिसर्च की गई है? ठीक है, उसके रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सके कि ये बात गलत है। ठीक है, तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि ये बात सही है। ओके, कई बार किसी चीज के पीछे लॉजिक नहीं होता कि हम उसे गलत साबित करें, तो हम उसे क्या मानते हैं, सही साबित करते हैं, सही मान लेते हैं उस स्टेटमेंट को। देखिए, द अपील टू इग्नोरेंस पॉलिसी इज द लॉजिकल fallacy ऑफ क्लेमिंग दैट अ स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। वो स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है। वो क्यों ट्रू है, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे हम उसको गलत साबित कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर आर गोस्ट इन अवर एटिक, nobody been able to prove they are not there। ठीक है, अब कहते हैं कि भूत होता है, ठीक है, डरते भी हैं सभी, लेकिन एक्चुअल में किसी ने प्रूव किया है कि नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे ही मानते हैं कि भूत होता है। ठीक है, मार्शा डूइंग ए ग्रेट जॉब एज टीम कैप्टन, उसने बहुत अच्छा काम किया। सिंस नो बडी कंप्लेंट अबाउट हर, किसी को भी उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, कंप्लेंट नहीं है के बारे में हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि उसने एज अ कैप्टन उसने अच्छा वर्क ना किया हो, तो हम ये मान लेंगे कि उसने एक अच्छा वर्क किया है क्योंकि उसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं आई है। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे वो एज अ गुड कैप्टन ना हो। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि वो क्या है, गुड कैप्टन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है हमारे पास कि स्कूलिंग जो होती है, होम स्कूलिंग इज बैड, सो इट मस्ट बी ट्रू, कि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है
जिससे हम ये कहें, देखो एविडेंस क्या है यहाँ पे, देखो कोई भी हमारे पास एविडेंस यहाँ पर नहीं है, और गुड होने के हमारे पास देखो कितने सभी ने एविडेंस दे दिए, तो हम ये मान लेंगे कि ये गुड होता है। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर दे कि होम स्कूलिंग बैड होती है, तो हम ये मान लेंगे कि गुड है। यानी कि इग्नोरेंस पॉलिसी का मीनिंग क्या हुआ कि हम एक बात को, एक स्टेटमेंट को हम इसलिए ट्रू मानते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो उसे गलत साबित कर सके। ओके, तो इसे बोलते हैं हम अपील टू इग्नोरेंस पॉलिसी। एक होता है हेस्टी जर्नलाइजेशन पॉलिसी। हेस्टी जर्नलाइजेशन पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है? जब हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। काफी सारे डिसीजंस होते हैं, कई बार हम सिर्फ एक बात को लेके उसके बारे में अपने आप जज कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट यही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक लड़की को किसने ड्रिंक करते हुए देख लिया, वो हॉस्टल में रहती है, अपने घर आई, तो उसके बारे में क्या इमेज बना लेंगे कि बच्चों को बाहर भेजने, गर्ल्स अगर ये ड्रिंक करती है, यानी कि आजकल सारी गर्ल्स जो हॉस्टल में रहते हैं वो सभी क्या करती होंगी, ड्रिंक करती है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट उसने एक इस स्टेटमेंट से क्या बना लिया, उस बात को जर्नलाइज कर दिया, जल्दबाजी में एक डिसीजन ले लिया कि अगर वो लड़की बाहर पढ़ के आई है, वो ड्रिंक करती है, तो दैट मीन सभी ड्रिंक करती है। ओके, तो ये क्या होगी, पॉलिसी क्रिएट हो जाती है इससे। अब ये देखिए, इसमें एग्जाम्पल है कि बहुत अच्छा, अभी कार अपनी ड्राइव करके जा रहा था, तभी क्या हुआ कि स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर ना बड़े अग्रेसिव होकर चला रहा था, बड़े गुस्से में उससे। तो इसने अपनी क्या इमेज बना ली, उसने इमेज बना ली जितने भी स्पोर्ट्स कार के ड्राइवर होते हैं वो एग्रेसिव होके कार को ड्राइव करते हैं, बट एक्चुअल में सही होता है, नहीं होता। बट कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में किसी एक इंसिडेंट के बेस पर अपनी एक इमेज बना लेते हैं और उस बात को हम क्या करते हैं, जर्नलाइज। ओके, पढ़ेंगे। एक हैस्टी जर्नलाइजेशन पॉलिसी इज अ क्लेम मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस। हमारे पास इसके कोई एविडेंस थोड़ी ना है, हमने क्या किया, जल्दबाजी में एक स्टेटमेंट के बेस पर हमने डिसीजन ले लिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू एग्जांपल एंड एविडेंसेस दैट आर मच मोर इन लाइन विद द टिपिकल एंड एवरेज सिचुएशन, तो यू ड्रा अ कंक्लूजन, कंक्लूजन को ड्रा कर दिया अबाउट ए लार्ज पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन में क्या कर दिया, एक कंक्लूजन को ड्रा कर दिया यूजिंग ए स्मॉल अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सैंपल के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो लेने चाहिए ना, 10-15, ये हम कुछ लार्ज, अगर हम ऑडियंस में से सैंपल लेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी ऑन एन एवरेज बेसिस पर लेंगे। ये थोड़ी ना कि एक बच्चे को उठाया, मैंने उससे पूछे बेटा आपके मार्क्स कितने हैं, उसने मुझे बताया कि मैम मेरे मार्क्स 25 है, तो मैं ये सोचू कि यानी कि इस क्लास के सभी बच्चे नालायक है कि 25 मार्क्स हैं बच्चों के। इसका मतलब क्या हो, ये से बोलते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन पॉलिसी। ये मैंने एक के बेस पर डिसीजन ले लिया कि क्लास पूरी ही नालायक होगी, ठीक है। क्या पता अगर मैंने एक स्टूडेंट किसी और को बुलाया होता, उसके मार्क्स कितने 99 आए होते, तो मैं क्या कह दूं उसके बेस पर कि सारी क्लास इंटेलिजेंट है, नो। तो कभी भी डिसीजन बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लेने की वजह से पॉलिसी क्रिएट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हस्टी जनरलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। तो कभी भी एक स्टेटमेंट के बेसिस पर हम कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, आई होप क्लियर हुआ आपको। ओके, नेक्स्ट चले। एक होता है फॉल्स डेलिमा। फॉल्स डेलिमा, फॉल्स डेलिमा में क्या होता है, इसमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग भी बोला जाता है। इसमें इसमें क्या होता है कि दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इज अ पॉलिसी दैट मिस रिप्रेजेंट एन इश्यू बाय प्रेजेंटिंग ओनली टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑप्शंस। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, जिनकी, जो जैसे हम प्रोबेबिलिटी में अगर आपने कभी पढ़ा हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, लूडो, लूडो को हम थ्रो करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 6 तक आने की सेम होती है, ठीक है। उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर रहे कि दोनों के चांसेस बराबर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉइन का हो गया, हम टॉस करेंगे, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हुई, दोनों की इक्वल हुई, तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन, ठीक है। तो रेदर देन द फुल रेंज ऑफ ऑप्शन, आपको फुल रेंज नहीं मिल रही है ऑप्शन की, इसमें आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो यस या नो। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल है आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अब जैसे, अब ये है, अब इसकी वाइफ कह रही है कि मुझे जाना है शॉपिंग पे, ठीक है, मुझे करनी है बहुत सारी शॉपिंग, ठीक है। करवा चौथ आया था, तो करवा चौथ पे इन्होंने, मैडम ने बोला कि मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है,
ठीक है, तो अभी इन्होंने सर ने कहा नहीं भाई इतना बजट लेना तुमने। इन्होंने बोला कि मुझे तो कम से कम 10,000 रुपीज चाहिए। ये सुन के सर बोले नहीं भाई इतना तो नहीं है। बोले या तो आप मुझे इतने 10,000 रुपीज दे दीजिए और या फिर मैं तो जा रही हूँ मायके। ठीक है, क्या जा रही हूँ, मैं तो मायके चली जाऊंगी अगर आप मुझे नहीं दोगे पैसे तो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, दो ऑप्शन दे दिए। फॉल्स डिलेमा में क्या हुआ, दो ऑप्शन क्रिएट किए उन्होंने, क्या क्या कहा, या तो आप मुझे मनी दो या फिर मैं जा रही हूँ। तब इन्होंने क्या कहा कि लो भाई पैसे ले लो। तो यानी कि इन्होंने दो ऑप्शन दिए, तो दो ऑप्शन देने का मतलब क्या होता है, फॉल्स डिलेमा। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल, इन्होंने पूछा कि मैं घूमने के लिए चलते हैं, कहाँ चलें। ये तो सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है, दिल्ली चले या चंडीगढ़ चले। उन्होंने बोला फॉरेन जाना है, फॉरेन में बता दीजिए कहाँ चलोगे, सिंगापुर चलोगे, ऑस्ट्रेलिया चलोगे। ये तो यही सोचते रह गए कि मैंने पूछे क्यों लिया इससे तो अच्छा था कि हम ले ही चलते। ठीक है, तो ओके, तो इसमें क्या था, पॉज डेलिमा में दो ऑप्शन को देना, यस या नो, या फिर एक ये ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन है, इन दोनों में से एक को चूज कर लो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फॉल्स डेलिमा। अब जैसे आपकी मम्मी आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जा रही है, आपकी मम्मी ने ऑप्शन दे दिया आइसक्रीम के लिए, चॉकलेट लेनी है वेनिला लेनी है, आप उसके बाद स्ट्रॉबेरी नहीं मांग सकते, आपको दो ही ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो उन दोनों ऑप्शन में से चूज। तो फॉल्स डेलिमा। नेक्स्ट, बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन बोलते हैं, इसको सर्कल भी बोलते हैं, सर्कुलेशन भी बोला जाता है, सर्कुलेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। सर्कुलेशन मीन्स जहां से आप स्टार्ट हुए वहीं पर ही आके एंड हो गए, यानी कि प्रीमाइस कंक्लूजन दोनों एक ही है। ओके, देखेंगे, एनी फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट वेयर द कंक्लूजन इज अज्यूम्ड इन वन ऑफ द प्रीमाइस। ठीक है, कंक्लूजन का क्या है, प्रीमाइस में से ही है। मैनी पीपल यूज द phrase begging the question incorrectly when they use it to mean prompts one to ask the question. This is not the correct usage. Begging the question is a form of circular reasoning. ठीक है, सर्कुलर रीजनिंग मीन्स हम कंक्लूजन पर जो पहुंचे वही हमारा प्रीमाइस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, प्रीमाइस वन में आपको दे दिया कि मर्डर जो होता है मॉरली रॉन्ग होता है, कि हमें किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या आ गया कि अबॉर्शन इज मॉरली रॉन्ग। तो बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है, उसमें भी मर्डर है, ये भी मर्डर ही है, तो दोनों की बात क्या होगी, सेम होगी। इसे बोलते हैं हम बैगिंग द क्वेश्चन, जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं पर हम एंड हो गए। इसे हम सर्कुलर रीजनिंग भी बोला जाता है। कि ये एक ही बात होती है। एक ये देखिए, एक एग्जाम्पल ये है कि पापा ने कहा बेटा से इट्स अ टाइम गो टू बेड, मतलब ये टाइम है बेड पर जाइए। इसने पूछा क्यों, बिकॉज इट्स योर बेड टाइम, क्योंकि ये तुम्हारा सोने का समय है। ठीक है, तो दोनों बात क्या है, एक ही बात है। तो दैट मीन्स जहां से स्टार्ट हुए हम वहीं पर जाकर एंड हो गए। तो बैगिंग द क्वेश्चन पॉलिसी अराइज। नेक्स्ट, रेड हियरिंग पॉलिसी, रंगे हाथ, रेड हियरिंग पॉलिसी। रेड हियरिंग पॉलिसी क्या होता है, इज एन अटेम्प्ट टू रीडायरेक्ट ए कन्वर्सेशन अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल टॉपिक। ठीक है, मतलब रीडायरेक्ट कन्वर्जन यानी कि डाइवर्ट करना, माइंड को डाइवर्ट करना ओरिजिनल टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर लेके जाना, इररिलेवेंट टॉपिक हो या कोई भी टॉपिक हो, एक्स वाई जेड, मीन्स जो टॉपिक माइंड में था, जो बात स्टार्ट हुई, हमने उस बात को क्या करना है, मूव करना है दूसरी बात की तरफ, उसका माइंड को डाइवर्ट करके लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बच्चों को मेडिसिन देते हैं, ठीक है, अब वो मेडिसिन को देख रहा है, कोई हो रहा है कि मैं लूंगा नहीं लूंगा नहीं, हम क्या करते हैं, कई बार मदर क्या करेगी, अपने बच्चे का माइंड को डाइवर्ट करके उसका माइंड क्या करेगी, बेटा आइसक्रीम खाने चलेंगे, फटाफट से इसको ले लो। ठीक है, क्या कहेंगे, आइसक्रीम खाओ और फिर हम चलते हैं फटाफट से। तो उससे क्या होगा, बच्चे का माइंड होगा आइसक्रीम के लिए, मुझे आइसक्रीम मिलेगी, फटाफट से वो क्या करेगा, टैबलेट को खा लेगा। तो रेड हियरिंग पॉलिसी अराइज होती है। रेड हियरिंग पॉलिसी में क्या होता है कि माइंड को डाइवर्ट करना है, कि चाहे कैसे भी माइंड को डाइवर्ट करना। अब जैसे आप लोग भी करते होंगे, आपकी मम्मी ने बोला कि रूम को क्लीन कर दो, ठीक है, आप रूम क्लीन करना नहीं चाह रहे, फिर क्या कहोगे मम्मी को, मम्मी आप ये तो छोड़ो, आज आप ये सुनो कि मैंने आज कॉलेज में जाके क्या किया, आज मैं स्कूल में क्या करके आई हूँ। तो आप उसके बारे में बताओगे, मम्मी को भी एक्साइटमेंट होगी कि बेटा पता नहीं क्या करके आया मेरे लिए, तो मैं जाकर उसको देखूं, तो रूम को भूल जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रेड हियरिंग पॉलिसी।
एक होता है जैसे छोटा बच्चा करता है, मम्मा मुझे ये टॉय दिला दो। अब बच्चे को कहीं पर भी ले जाओ, कुछ भी दिख जाए, बच्चा उसकी डिमांड करता ही करता है। तो मदर क्या करती है, उसका माइंड डाइवर्ट, बेटा फटाफट यहाँ से चलते हैं, घर जाके क्या करवाऊंगी मैं आपको, मैंने बहुत टेस्टी यमी मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया है आपके लिए पिज्जा, हम बैठ के पिज्जा खाएंगे, पहले फिर आके देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो घर। तो उस चीज को क्या किया, माइंड को डाइवर्ट कर दिया, बच्चे का ध्यान कहाँ था, टॉयज पे था, उसको हम कहाँ ले गए, पिज्जा के ऊपर ले गए। ठीक है, तो आजकल तो लोग सभी जोमेटो पे मंगवाते ही हैं। ठीक है, तो रेड हियरिंग फैलेसी अराइज हो जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा संक कोस्ट। संक कोस्ट, संक कोस्ट क्या मतलब होता है, संक का, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, मीन्स उसका कोई फायदा नहीं है उस बात को लेकर। देखेंगे, संक कोस्ट वो कोस्ट है दैट हैव बीन ऑलरेडी मेड, जिसकी कॉस्ट को हम ऑलरेडी बियर कर चुके हैं, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, अब हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक ऐसी कॉस्ट है जो हमने बियर कर ली, बट हम उसको रिकवर नहीं कर रहे। अब उसकी क्या है, कॉस्ट नहीं है, उसका संक कॉस्ट है। जैसे संक कॉस्ट में हमारा क्या आता है, इससे हमारा एक तो टाइम टाइम वेस्ट होता है, हमारे जो एफर्ट्स वेस्ट होते हैं, और हमारा क्या वेस्ट होता है, हमारी मनी, मनी हमारी क्या हो जाती है, वेस्ट होते हैं। संक कॉस्ट में तीन आते हैं, टाइम एफर्ट्स एंड मनी, सबकी क्या हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, वेस्टेज कैसे होती है, आप देखो, फॉर एग्जाम्पल कि आपके यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुल गया। ठीक है, प्लान किया चलो हम उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं पे जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करते हैं, हमने देखा बड़ा अच्छा बना हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, वहां पे देखा हमें बहुत अच्छा लगा, चलो चलते हैं वहां पे जाके पार्टी करेंगे। तो उन्होंने आपको ऑफर्स बताए अपने, तो आपने कहा कि हाँ हम यहाँ पे करेंगे पार्टी, और हमारा अभी पहले ही वो अपना क्या करेंगे कि हमने उन्होंने अपना कोर्स मतलब उन्होंने क्या बता दिया अपना, अपना मेन्यू बता दिया, उसमें आपको ये बता दिया कि अगर आप 5000 तक का करेंगे तो आपकी कॉस्ट में से हम आपको 1000 का लेस कर देंगे, अगर आप हमारे पास से 8000 तक का लेते हो तो हम क्या करेंगे, आपको और उसमें डिस्काउंट दे देंगे। अपने डिस्काउंट का स्ट्रक्चर वो हर कोई बता देता है, तो वैसे से है। तो उन्होंने सोचा बर्थडे पार्टी का यार इतना तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी, तो इतने तक का हमने 8000 तक का ले लिया। तो बोले कि आपको इतने में आपको 10000 तक का खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो बर्थडे पार्टी थी, सबको बुला लिया, कर लिया। तो अब उन्होंने क्या किया, वहां गए, खाना टेस्ट नहीं आया उनको, अच्छा ही नहीं लगा, कोई खा ही नहीं रहा वहां, तो 10000 या 5 तक का पूरा करना मुश्किल हो गया। तो जो हमारा पैसे तो हम उस पर लगा चुके हैं, अब वो पैसे थोड़ी ना हमको वापस देंगे। ठीक है, अब हम उनको 8000 रुपए दे चुके हैं, 8 में से मिलता नहीं आपको कुछ भी। ठीक है, यानी कि उसमें से यानी कि आपको क्या हुआ, लॉस हुआ ना, आपको पसंद आया। तो आप धक्के से क्या कर रहे हो, चलो भाई पैसे तो दे ही रखे हैं, थोड़ा बहुत जितना खाना है खाते रहिए, करके पैसे तो पूरे करने हैं। कई बार मन में क्या होते हैं, पैसे तो पूरे हमें करने हैं, जबकि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो है। आपको ना अच्छा लग रहा ना आपका मन कर रहा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो। आपका क्या हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, हमारे एफर्ट्स भी, जो हमने इतना ही प्लानिंग की, हमारे वो सारे एफर्ट्स थे वो जीरो हो गए, मनी भी हमारी वेस्ट हो गई। तो इसे बोलते हैं हम संक। ठीक है, संक कॉस्ट, अब जैसे कि आप मूवी देखने के लिए जाना है, टिकट ले ली। ठीक है, टिकट ले ली, अब उसके पैसे तो आप दे चुके ऑलरेडी, टिकट ले ली आपने, जाके अंदर बैठे, आपने मूवी देखनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इंटरवल तक भी आप मूवी को पकड़ नहीं पाए, मतलब आपको वो मूवी इतनी बकवास लगी, वहां पर बैठना आपके लिए मुश्किल हो गया। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे हो यार मैंने पैसे तो दे दिए, अब मैं कम से कम मूवी तो कंप्लीट कर दूं। यानी कि आप उस मूवी को देख रहे हो, ना आपका कोई मन है। ठीक है, ना आप वहां बैठना चाहते हो, सिर्फ इसलिए बैठे हो, वो पैसा आपने पोस्ट आपने बियर कर ली उसको पूरा करने के लिए। वो क्या हुई आपकी संक पोस्ट। संक कोस्ट, अगर आपको मूवी देख के इंजॉयबल मूवी होती है आपकी, आप वहां पे इंजॉय करते, ठीक है, तब आपके लिए हम क्या कहते हैं कि कोस्ट आपकी पूरी हो गई, ऐसे आपके पूरे हो। अगर आपको मजा नहीं आया तो वो क्या हो जाती है, संक कोस्ट में बदल जाती है चीज। ठीक है, उसके पैसे पूरे नहीं होते, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, प्रोडक्टिविटी हो जाती है जीरो। ठीक है, उसे बोलते हैं हम संक कोस्ट। देखिए संक कोस्ट में देखो ये फिगर ये डाला है, संक कॉस्ट में क्या हुआ, देखो पानी की वेस्टेज है, पानी में देखो वॉच, टाइम की वेस्टेज, पैसे की वेस्टेज, और जो एफर्ट्स डले हमारे उसकी भी वेस्टेज। ठीक है, ये होती है हमारी संक कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा अपील टू अथॉरिटी। अपील, ये उनके लिए है जो अथॉरिटी पे बहुत इतना ब्लाइंडली फेथ करते हैं।
ये होती है अपील टू अथॉरिटी उनके लिए। इसमें क्या होता है कि अगर हम अपने अंदर कुछ भी चेंजेस लाते हैं, किस वजह से ला रहे हैं कि हम किसी को देख के चेंज ला रहे हैं। ठीक है, एक मिनट देखिए। अपील टू अथॉरिटी पॉलिसी इज द लॉजिकल पॉलिसी ऑफ सेइंग ए क्लेम इज ट्रू। हम किसी बात को सच मान रहे हैं, किसी बात को हम सच मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? बिकॉज द अथॉरिटी फिगर मेड इट। किसी ने, अब हमारी जो अथॉरिटी है हमें जिस बात के लिए बोलती है कि ये सही है, तो हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करके क्या कहेंगे, हाँ हाँ ये बात इसने बोली है तो मैं सही मान। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपील टू अथॉरिटी। क्या पता वो बात गलत भी हो, ठीक है, गलत भी हो, फिर भी हम उसे क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं, क्योंकि हमारी अथॉरिटी ने ऐसा बोला है। ठीक है, देखिए, और अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, कोई ये नहीं जरूरी होता कि कोई फिल्म स्टार ही होगा। ठीक है, वो कोई इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, वेल नोन एकेडमिक भी हो सकता है, ऑथर भी हो सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस रिलेटेड टू क्लेम सब्जेक्ट। द स्टेटमेंट itself may be true. The statement truthfulness has nothing to do with whether it is policies or not. What make the appeal to authority a logical policy is the lack of evidence provided to support the claim. It follow this format. देखिए जैसे इसमें है, इसमें ये क्या कह रही है, इसमें ये लेडी कहती है इसको कि मैं सिर्फ क्या पीती हूँ, लेमन इन्फ्यूज्ड वाटर, जिसमें मैं लिक्विड क्लोरोफिल की ड्रॉप्स डाल के पीती हूँ। ठीक है, ये किसने बोला है मुझे? कैली जेनर ने बोला है। कैली जेनर कौन है? बिजनेस वूमेन है, अमेरिका की बिजनेस वूमेन है ये। अमेरिका की एक बिजनेस वूमेन है, उसने ऐसा बोला है कि ये हेल्थ के लिए बढ़िया है। यानी कि वो उसको क्या मानती है, एक अथॉरिटी मानती है अपनी। तो वो ये बात कह रही है तो ये सोचते कि ये बात सही ही होगी। ये इस बात के लिए कोई एविडेंसेस नहीं है, बट ये इस बात को ट्रू मानती है। तो इसे बोलते हैं हम अपील टू अथॉरिटी। ओके, ये अथॉरिटी में कोई हमारा टीचर भी हो सकता है। कई बार हमें क्या होता है कि हमें अपना कोई एक टीचर है, वो हम उसको अपनी अथॉरिटी मान लेते हैं कि वो टीचर क्लास में आती है, वो हमसे बात करती है किसी चीज को, अगर वो अच्छा बताती है तो हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि ये चीज अच्छी है। हम उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, किसी और से बात नहीं करते, हम सिर्फ इस बात के लिए मान लेते हैं क्योंकि हमारी टीचर ने मुझे ऐसा बोला है कि ये सही है, तो हम सही ही मानते हैं उस चीज। ठीक है, इसे बोलते हैं अपील टू अथॉरिटी, किसी की बात को बिल्कुल सही मानना। ओके, नेक्स्ट आता है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन क्या होता है कि शब्दों का हेर बदल। ठीक है, इक्विवोकेशन का मतलब होता है शब्दों का, यानी कि एक वर्ड, वर्ड क्या है, सेम है, बट उनका जो मीनिंग है मल्टीपल सेंस में यूज करने का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस बात से क्या होता है कि पॉलिसी अराइज हो जाती है। ठीक है, पॉलिसी अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ट्रीज हैव बार्क्स, एवरी डॉग बार्क्स, देयरफॉर एवरी डॉग इज अ ट्री। तो ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है, पॉलिसी है, वो क्या है? जो ट्रीज हैं, है बार्क, बार्क यहाँ पे देखो मीनिंग जो है ना इन दोनों का अलग अलग है। जितने भी ट्रीज हैं, बार्क, बार्क का मतलब ये होता है कि जो ट्री होता है उसकी जो वुडन का होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसको बार्क बोलते हैं। वेदर में, चेंज इन वेदर में वो ट्रीज की मतलब बचाने में उनकी हेल्प जो करता है उसको मीनिंग ये होता है बार्क। तो यहाँ पे एवरी डॉग बार्क, बार्क मीन्स भौंकना, तो डॉग क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो इसने बोल दिया एवरी डॉग इज अ ट्री। तो यहाँ पर जब दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है तो इसकी वजह से क्या हुआ, इक्विवोकेशनल पॉलिसी अराइज। ठीक है, इक्विवोकेशनल पॉलिसी कैसे राइज होती है, जो वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग होता है तो उनको एक ही साथ यूज करना, तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब बोलो, रुको, रुको, मत जाओ। ठीक है, मैंने बोला रुको, स्टॉप, जाना मत। ठीक है, और एक मैं बोल दूं, रुको मत जाओ। ठीक है, मैंने बोला रुको मत, रुको मत जाओ। ठीक है, सेंस बदल गई। इसमें तो मैंने बोला रुक जाओ, रुको, मत जाओ, तुम जाना मत। और मैंने इसमें बोला रुको मत, यहाँ पर रुकना नहीं है कि आप चले जाओ। दोनों की बात का क्या हुआ, मीनिंग अलग अलग हो गया। इक्विवोकेशन, इस वजह से पॉलिसी अराइज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, टू क्योंकि, टू क्योंकि, ये एक फालिसी होती है। ये कैसे अराइज होती है
टू क्योंकि में होता है कि बोलने वाले को देखो कि ये बात कौन बोल रहा है। ठीक है, अब ये देखो फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में हो, अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, ठीक है, आपने क्या किया, चीटिंग कर ली। ठीक है, आपने चीटिंग करके पेपर में अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, और आपका फ्रेंड बोले ये तूने क्या किया, ये कितनी गलत बात है, तूने ऐसा क्यों करा। वो आपको क्या, उसने उस बात पे लेक्चर देना आपको स्टार्ट कर दिया कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात होती है, कि किसी और का देख के लिखना, खुद लर्न करके आना चाहिए था। तो सारा उसने कंप्लीट उसको लेक्चर दे दिया। तो वो क्या उसकी बात सुनेगा? ठीक है, क्या वो एक्चुअल में, अगर वो बच्चा चीटिंग करता होगा और वो ये बात कह दी, तो क्या वो उसकी बात सुन लेगा? सुनेगा? क्या कहेगा वो उसको? ये तो सभी बच्चों को ही पता होगी इस बात का, कि जब तुझे, कल जब तूने चीटिंग की थी, तो अब तू ये बात मुझे बोल रहा है, तू ये बात मुझे कह देगा, तो उसके पीछे ही तुम क्या उसको 10 बात सुना दोगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही होता है, टू क्योंकि का मतलब क्या होता है, लुक हु इज टॉकिंग, मतलब क्योंकि ये बात तू बोल रहा है, तू ये बात कह रहा है मुझे, तो इसका मतलब यही होता है, टू क्योंकि का लुक हु टॉकिंग पॉलिसी अराइज होती है। देखिए, जो बोलने वाला है उसके ऊपर ही क्या करना, कमेंट कर देना कि भाई ये बात तू कैसे बोल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या है, ये पर्सन क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है। अब ये आया, उसने बताया इसको कि तू स्मोक कर रहा है, स्मोक करने से क्या होता है, हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तुम्हें कैंसर हो सकता है, इसने कितनी बातें इसको बता दी। तो ये बात तू बोल रहा है, ये बात तू कह रहा है मुझे, कैंसर हो जाएगा, पिछले महीने कहाँ था तू जब तू पी रहा था। तो उसने 2 बात कह दी उसको, तो वो चुप हो गया अपने आप। तो ये पॉलिसी राइज हुई ट्रू क्योंकि की, कि जो बात बंदा बोल रहा है, पहले वो अपने आप को देखे। ठीक है, क्योंकि वो दूसरा बंदा उसको जब भी बताएगा, कि पहले कहते हैं ना, कोई भी बात होती है पहले खुद पर अमल करो किसी भी चीज को लेकर, तभी हम वो बात किसी दूसरे को समझा सकते हैं, वरना कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। ठीक है, अगर आप कोई गलत काम करते हैं और दूसरे को गलत काम करने से रोकते हैं, तो वो क्या कहेगा आपको, पहले खुद सीख, फिर मुझे सिखाना। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही होता है ट्रू क्योंकि का, कि लुक टू टॉकिंग फालेसी। इसमें आप पता है क्या करो, जितनी भी फालेसी मैं आपको करवा रही हूँ उसमें आप छोटा छोटा एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, एक कीवर्ड लिख लो। ठीक है, जिससे आपको याद है, जैसे टू क्योंकि है, इसमें लिखो लुक हु टॉकिंग, इतना कीवर्ड लिख लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो जितने भी पॉलिसी के मैंने आपको करवाए हैं, सब में ऐसे ही करो, कीवर्ड लो, साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लो, आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको। मतलब एग्जाम हो जाएगा, आप कितने बड़े हो जाएंगे, मतलब ये बात आप कभी नहीं भूलोगे, हमेशा आपको ये चीजें याद रहेंगी। इतना इजी टॉपिक है, हद से ज्यादा इजी टॉपिक है। एग्जाम्स में जो बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत बड़ी गलती है, एग्जाम्स में छोड़ना नहीं चाहिए इस टॉपिक को। बहुत अच्छे से करो ना, तो इसमें मतलब स्ट्रगल, मतलब हार्ड वर्क तो है ही नहीं इसमें। इतना इजी टॉपिक है, मतलब बच्चे अगर एक बार इसको अच्छे से समझ लेना, एग्जाम में डेफिनेटली श्योर की क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, जब आपने यहाँ तक देखी है, तो आपको पता चली गया होगा कि ये कितना इजी कंसेप्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉल्स कॉज फॉलिसी। फॉल्स कॉज की, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको पता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, कि कोई कारण हुआ जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आया। ठीक है, यानी कि आपने स्टडी की, ठीक है, स्टडी आप लोगों ने की, दिन रात बैठ के पढ़े, ठीक है, उससे क्या रिजल्ट आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ओके, आपका रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली श्योर के एग्जाम में अच्छे आएंगे, ये आपको पता है। ठीक है, आपके एग्जाम में अच्छे आए तो कोई क्या कहेगा, आपने स्टडी बहुत अच्छे से की होगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, मम्मी कह देते कि दिन रात एक करके मेरे बेटे ने पढ़ाई करी, तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया। ठीक है, यानी कि कारण क्या था, कि पढ़ाई अच्छे से की, इफेक्ट क्या पड़ा उसका, कि रिजल्ट पॉजिटिव आया। ठीक है, तो ये बेस्ड है इसी पर, कि फॉल्स कॉज पॉलिसी, अगर ये कह दिया जाए कि स्टडी तो की नहीं, नो स्टडी, स्टडी नहीं की, और रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आ गया, तो इस बात पे यकीन होगा? नहीं होगा, कि जब स्टडी ही नहीं करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आ जाएगा।
कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि स्टडी नहीं करोगे तो रिजल्ट भी आपका नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉल्स पॉज पॉलिसी में क्या होता है, occur when someone indirectly assume that a casual relation occur, एक कैजुअल रिलेशन अक्कर हुआ बिटवीन टू थिंग्स के बीच में, इवेंट्स के बीच में, दिस इज एन इम्प्रॉपर कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होगा फिर, इम्प्रॉपर होगा, बिकॉज आइदर सच अ रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इट इज इनसफिशिएंट, एविडेंस क्या है, इनसफिशिएंट है। जस्ट सपोज एवरी टाइम आई वॉश माई कार, जब भी मैं अपनी कार को बाहर धोता हूं तो क्या होता है, बारिश आ जाती है। ठीक है, तो ये बात कह रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक है कि हम कार को धो रहे हैं बारिश आ जाएगी, कोई लॉजिक है नहीं है। तो उसने ऐसा क्यों कहा, उसके साथ ये इवेंट 2-3 बार हैपन हुआ, उसके बेसिस पर इसने क्या कर लिया कि ऐसा मेरे साथ होता है तो होगा ही, अगर मैं आज अपनी कार को वॉश कर दूंगा तो बारिश आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए एड भी आती है एक कोका कोला की, उसमें क्या लिखा होता है, ओपन अ कोक, ओपन हैप्पीनेस, कोक को खोलो और हैप्पीनेस को ओपन। तो क्या ये ऐसा कोई कारण है हमारी खुशी का, ठीक है। लेकिन फिर ये क्या है, फॉल्स कॉज पॉलिसी, ये एड्स में भी इस टाइप से यूज होता है, मैंने इसलिए आपको ये एग्जांपल दिया है कि एड में ऐसे यूज होता है, ओपन अ कॉक ओपन हैप्पीनेस, ये क्या है, फॉल्स कॉज पॉलिसी। ठीक है, जिसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है, इनएफिशिएंट इनसफिशिएंट एविडेंस, मतलब कमी है हमारे पास एविडेंसेस की, लेकिन हम कोई बात लॉजिकली ऐसा बोल, ठीक है, कि कई बार हम कहते हैं ना कि आज आज मैं कपड़े धो रही हूँ तो लाइट चली जाएगी, लाइट चली जाती है, 2-3 बार हुआ, तो आज मैं एक मशीन लगाई, जैसे फिर लाइट चली गई। ठीक है, जब भी मशीन लगाती हूँ तभी लाइट चली जाती है। तो हम ये क्या करते हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई इसका लॉजिक सही नहीं है, बट इसका क्या है हमारे पास, हमारे साथ 2-3 बार ऐसा घटित हुआ, तो हमने उस बेसिस पर ये बात कह दी, इसे बोलते हैं फॉल्स कॉज फैलेसी। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा अपील टू पीटी। अपील टू पीटी, पीटी का मतलब क्या होता है, दया, दया, सीआईडी वाला दया नहीं, दया। ठीक है, दया, किसी के ऊपर दया, पीटी दिखाना। अपील टू पीटी में क्या होता है, इज अ पॉलिसी इन विच समवन ट्राई टू विन, कुछ क्या ट्राई करते हैं, सपोर्ट, दूसरे का सपोर्ट लेने के लिए अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, फीलिंग ऑफ पिटी, दया, अपने आप को यूं दिखाएंगे कि मेरे ऊपर दया करो, भी मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, अपील टू पीटी इस टाइप की पॉलिसी होती है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का ग्रेड आ गया डी, अब वो कह रहा है मैम प्लीज मेरा ग्रेड सी कर दीजिए, मैंने बहुत मेहनत की है असाइनमेंट के लिए, मैंने दिन रात एक कर दिया, आप मेरे असाइनमेंट पर मुझे ग्रेड सी दे दो। अब मैं घर जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा देखेंगे, इसको डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने दिन रात एक कर दिया, पढ़ के सारा असाइनमेंट बहुत मुश्किल से रेडी किया है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या ये लॉजिक सही है, नहीं है, लेकिन इसको फिर हम पॉलिसी कौन सी बोलेंगे, अपील टू पीटी। ठीक है, आई एम पॉजिटिव दैट माई वर्क विल मीट योर रिक्वायरमेंट, आई रियली नीड द जॉब सिंस माई ग्रैंड मदर इज सिक। तो उसने यहाँ पर भी पीटी का यूज किया, अपील के कौन सी की है, पीटी वाली अपील यूज की है कि मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे आप काम चाहते हो मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली करके दूंगा आपको काम, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ग्रैंड मदर की बहुत बीमार है, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप मुझे ये जॉब दे दीजिए। तो इसमें किस चीज का यूज हुआ, अपील टू पीटी का यूज हुआ। उसने उसने ये दिखाया कि मेरे ऊपर दया खाओ, मेरे ऊपर तरस खाओ, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे ये जॉब दे दीजिए। ठीक है, इसे बोलते हैं अपील टू पीटी। नेक्स्ट, एड पॉपुलम पॉलिसी। एड पॉपुलम पॉलिसी, बैंड वैगन अपील, एक ही बात होती है दोनों। इसका मीनिंग क्या होता है, बैंड वैगन, बैंड वैगन क्या होता है, भेड़ चाल, भेड़ चाल। जैसे आपने देखा होगा जो भेड़े हैं, गडरिया लेकर जाता है उनको, एक ग्रुप में लेकर जा रहा है, जहां एक को लेके जा रहा है वहीं पीछे पीछे सारी आएंगी। ठीक है ना, एक लार्ज जितना ग्रुप है उसको फॉलो करती जाएंगी आगे। ठीक है, तो इस टाइप की ये पॉलिसी अराइज होती है, कैसे होती है अराइज इसमें, कि उसमें इसके साथ कंपैरिजन करके बताया हुआ है कि जैसे वो अपने लार्ज के साथ
ग्रुप के साथ अगर एक भेड़ अलग हो जाती है तो उसके साथ ही जाएगी। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि वो सही जा रही है, गलत जा रही है, उसकी डायरेक्शन सही है, जैसा किसी ने उसे कुछ कहा नहीं है, बस जहां पर सारे जा रहे हैं वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ जा रही है। ठीक है, बस चलना है, जैसे जाओ कहाँ पे भी लेके जाओ हमें। ठीक है, तो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल किसी चीज को बिलीव करते हैं कि दिस इज ट्रू, तो वो क्या मान लेंगे कि वो सच होगा। एड पॉपुलम फालेसी, जो पॉपुलर होगा। ठीक है, किसी बात को लेके, कोई टॉपिक को लेके अगर पॉपुलर है, सभी कह रहे हैं, तो हम भी मान लेंगे कि ये बात सही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि सभी फोन्स ले रहे हैं, सैमसंग के फोन पर स्विच होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप क्या है, सैमसंग का फोन ले रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, बेस्ट है, उसमें सारी क्वालिटीज है जैसे। ठीक है, सभी ले रहे हैं तो हम ये मान लेंगे कि बहुत बढ़िया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हम भी उसको परचेज कर लेंगे। तो इसे बोलते हैं हम एड पॉपुलम पॉलिसी। If many people believe something to be true, then it must be true. तो हम भी उसे सच मान लेंगे। ओके, देखिए अपील टू फोर्स लास्ट रह गया है हमारा। हमने कम से कम 15-16 पॉलिसी इनफॉर्मल कर रहे हैं, और हमने आपको 7 आपको वो बताई हैं फॉर्मल पॉलिसी। इससे अलग एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इन्हीं को अच्छे से करिए कीवर्ड के साथ। ठीक है, ये लास्ट कर लीजिए, अपील टू फोर्स, नाम से क्लियर है, फोर्स, फोर्स लगाना, यानी कि किसी को डरा धमका के अपनी बात को सही करवाना। व्हेन फोर्स, coercion, or even a threat of force is used in place of a reason in an attempt to justify a conclusion. कंक्लूजन तक पहुंचने तक हमने क्या किया, थ्रेट का यूज करना, उसको डराना धमकाना, जो भी हो सकता हो इस टाइप की चीजों का यूज करना, उसको बोलते हैं अपील टू फोर्स। एक फ्रेंड हु मीन्स अ ग्रेट डील टू यू दिस सेपरेटली वांट टू बी द टॉप रनर इन द स्कूल। देखिए, अब एक लड़का है, वो रेस में फर्स्ट आना चाह रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, और बच्चों को डरा दिया, उनको फोर्सली बोला कि रेस में तुमने फर्स्ट नहीं आना, तुमने पीछे रहना है, अगर आए तो फिर देखना, तुम्हें बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है, काफी बच्चे करते हैं ना ऐसे, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अगर तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी तो सबके सामने मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। तो इस टाइप की जो यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम अपील टू फोर्स। बिफोर ए ट्रैक मीट योर फ्रेंड से टू यू, इफ यू डोंट लेट मी विन द रेस, अगर तुमने मुझे जीतने नहीं दिया, आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड एनी मोर, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन के रहूंगा, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। तो वो बेचारा उससे डर जाता है, वो कहता है भाई तू तो मेरा फ्रेंड बन के रह, तेरे को तुम, तेरे साथ मुझे और सपोर्ट मिलती है। ठीक है, तो उसको जीतने दे रहा है। लेटिंग मी विन द रेस मेक सेंस, डोंट यू थिंक। तो फोर्स का, अब जैसे बड़े भाई बहन भी होते हैं, वो छोटे पर भी कई बार फोर्सली बोल सकते हैं उसको, कोई काम करवाना है, तू करता नहीं है काम, करके करके आ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, ये काम तुझे करना पड़ेगा, तो हम फोर्सली काम करवाते हैं। तो उसको बोलते हैं अपील टू फोर्स। तो इनके सब के आपको क्या करना है, सभी के कीवर्ड्स को छोटा छोटा कीवर्ड लिख लीजिए। जैसे अपील टू फोर्स का ही था, जैसे थ्रेट ऑफ फोर्स, थ्रेट ऑफ फोर्स आप इसी से पहचानेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए, विन द रेस, एग्जाम्पल थोड़ा सा लिख लो, तो आपको क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। एग्जाम टाइम में बार बार आप सारा कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करने की जरूरत है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख के आप उनको सिर्फ समझिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे, तो एमसीक्यूज में क्या है, तो आपको बस कीवर्ड्स पता होंगे। अगर कोई भी आपको कंसेप्ट है, अगर आपको क्लियर होगा, आपको कोई उसको लर्न नहीं करना, कोई उसके लिए डेफिनेशन मीनिंग या टाइप से कुछ ऐसे लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ हर एक टॉपिक की समझ होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर इजिली कर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन सारा समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो कंप्लीट पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, एंड फॉलो करना मेरे चैनल को। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।